दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन यानी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का महत्वपूर्ण वीडियो बोदा के संप्रभुता संबंधी विचार। इसमें आप देखेंगे बोदा का संप्रभुता या प्रभुसत्ता का सिद्धांत क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं और बोदा के संप्रभुता सिद्धांत की कमियां या सीमाएं कौन सी हैं, और अंत में आप देखेंगे बोदा के संप्रभुता सिद्धांत का महत्व। दोस्तों बोदा महान फ्रांसीसी दार्शनिक और विचारक था। उसके समय में फ्रांस अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा था, जैसे गृह युद्ध और धर्म युद्ध। बोदा के विचार जो हैं वो धर्म, दर्शन, इतिहास, समाजशास्त्र सभी क्षेत्रों में विस्तृत हैं। रूढ़िवादिता के साथ उसमें आधुनिकता के तत्व भी प्रबल मात्रा में उपस्थित हैं। आज की वीडियो में हम बोदा के संप्रभुता विषयक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बोदा के संप्रभुता पर विचार। दोस्तों बोदा के संप्रभुता संबंधी विचार पढ़ने से पहले आइए बोदा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बोदा, जिसका नाम जीन बोदा था, इसका जन्म 1530 में एंजर्स फ्रांस में हुआ था और इसकी मृत्यु 1596 ईस्वी में हुई थी। बोदा की प्रमुख रचनाएं हैं रिस्पॉन्स डिमेनोमेनी, 6 लीवर्स डी ला दी रिपब्लिक, यानी ये इसको शॉर्ट फॉर्म में रिपब्लिक भी कहते हैं, जो 6 लीवर्स डी ला रिपब्लिक था। ये 6 पुस्तकों पर व्याख्याएं हैं इसकी, जिसे राजनीति पे सर्वश्रेष्ठ या महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। बोदा की पद्धति क्या थी? बोदा ने ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया और मूल तत्व इसका ये है, इसके विचारों का मूल तत्व ये है कि बोदा ने इतिहास और दर्शन का समन्वय करने का कार्य किया है। अध्ययन के विषय इसके काफ़ी क्षेत्रों में, बोदा का जो अध्ययन है वो काफ़ी क्षेत्रों में विस्तृत है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से नीतिशास्त्र, दर्शन और कानून प्रमुख हैं। अब आइए देखते हैं बोदा के संप्रभुता संबंधी विचार। दोस्तों राजनीति के क्षेत्र में बोदा की सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट देन उसका संप्रभुता या प्रभुसत्ता संबंधी विचार है। राजनीति में बोदा को जिस नाम से या जिस कार्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण या उसका नाम लिया जाता है वो है उसका प्रभुसत्ता या संप्रभुता संबंधी विचार। यद्यपि देखा जाए तो ये जो संप्रभुता का सिद्धांत था, इसके प्रारंभिक बीज यूनान और रोम के प्राचीन विचारकों में उपलब्ध हैं, लेकिन बोदा वह प्रथम व्यक्ति है जिसने बड़ी स्पष्टता और वैज्ञानिकता से इसे राजनीति विज्ञान का प्रमुख भाग बना दिया। तो राजनीति चिंतन के क्षेत्र में, राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में बोदा का नाम उसके संप्रभुता संबंधी विचार के कारण महत्वपूर्ण है, और प्राचीन यूनान और रोम के विचारकों में भी ये संप्रभुता या सर्वोच्च सत्ता का विचार निहित था, लेकिन बोदा ने इसे पूरी स्पष्टता के साथ और वैज्ञानिकता के साथ राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख रूप से प्रतिष्ठित किया। व्यवहार में देखा जाए तो राजतंत्रों में संप्रभुता उसी रूप में प्रयोग किया जाता था। प्रारंभ में ही निरंकुश राजतंत्र जो थे वहाँ पे संप्रभुता का प्रयोग उसी रूप में किया जाता था जिस रूप में बोदा ने उसका वर्णन किया है, लेकिन बोदा से पूर्व या बोदा से पहले संप्रभुता सिद्धांत पूरी तरह स्पष्ट नहीं था। यद्यपि निरंकुश राजतंत्र में इसका प्रयोग तो होता था, लेकिन बोदा से पहले संप्रभुता सिद्धांत स्पष्ट रूप में नहीं था, और सबसे पहले बोदा ने ही संप्रभुता को स्पष्ट रूप से व्याख्यायित करने का कार्य किया था। और कुल मिला के देखा जाए तो संप्रभुता का अत्यंत स्पष्ट और विस्तृत प्रतिपादन सबसे पहले बोदा ने किया। इसलिए हम बोदा को संप्रभुता का प्रथम व्याख्याता मान सकते हैं। संप्रभुता का प्रथम व्याख्याता इसलिए मान सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में संप्रभुता को प्रतिष्ठित करने का श्रेय सबसे पहले जीन बोदा को ही है। अब आइए जानते हैं बोदा के अनुसार संप्रभुता क्या है। बोदा के अनुसार संप्रभुता क्या है या संप्रभुता को वो कैसे परिभाषित करता है। तो बोदा के अनुसार संप्रभुता वह विभाजक रेखा है जो उसे राज्य को परिवार और अन्य सामाजिक संगठनों से अलग करती है। बोदा का मानना है कि संप्रभुता राज्य और परिवार से अलग है।
संप्रभुता जो है वो जो संप्रभुता शक्ति है वो परिवार है और अन्य जो सामाजिक संगठन हैं उनसे अलग है। संप्रभुता को परिभाषित करते हुए वह कहता है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो विधि या कानून द्वारा मर्यादित नहीं की जा सकती है, अर्थात कानून के बंधन से मुक्त है। बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है बोधा का। इसने सबसे पहले स्पष्ट रूप से संप्रभुता को परिभाषित किया जब वह कहता है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है, यानी सुप्रीम पावर है, जो विधि या कानून द्वारा सीमित नहीं है, मर्यादित नहीं है, उस पर विधि या कानून की कोई सीमा नहीं है, अर्थात वह कानून के बंधन से मुक्त है। इसका मतलब ये है कि राजा अपने नागरिक और प्रजाजनों पर किसी प्रकार का कोई कानून बनाने का अधिकार रखता है। वह उन्हें मनचाहे आदेश दे सकता है और अपने प्रदेश में जैसी चाहे वैसी व्यवस्था कर सकता है। इन विषयों के संबंध पर किसी कानून या नियम का उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है और उसकी इच्छा ही सबसे बड़ा कानून है और जो संप्रभु है उसकी शक्ति सर्वोच्च है। तो ये बोधा के संप्रभुता संबंधी विचार हैं। अब जान लेते हैं बोधा के संप्रभुता की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, क्योंकि बोधा ने संप्रभुता के संबंध में विस्तार से वर्णन किया है। तो संप्रभुता की विशेषताएं कौन कौन सी हैं बोधा के अनुसार? पहली विशेषता है कि संप्रभुता सर्वोच्च और निरपेक्ष होती है, सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट। वो कहता है सवर्निटी इज सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट, यानी संप्रभुता सर्वोच्च और निरपेक्ष है। जो संप्रभु होता है वो सभी के लिए कानूनों का निर्माण करता है, लेकिन स्वयं किसी आदेश से बंधा नहीं है और न ही वो किसी से आदेश ही प्राप्त करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। संप्रभुता की विशेषता बताते हुए वो कहता है कि संप्रभुता सर्वोच्च और निरपेक्ष है। संप्रभु सभी के लिए कानूनों का निर्माण करता है, लेकिन वह स्वयं किसी से आदेश नहीं प्राप्त करता है। चाहे उससे बड़े लोग हों या छोटे लोग, वह किसी से भी आदेश नहीं प्राप्त करता है। यदि वह अपने से बड़े लोगों से आदेश प्राप्त करेगा तो राजा स्वयं प्रजा बन सकता है और बराबरी के लोगों से समर्थन लेगा तो अन्य लोग उसकी सत्ता के भागीदार हो सकते हैं। इसलिए वो सभी के लिए कानूनों का तो निर्माण करता है, लेकिन स्वयं किसी से आदेश नहीं प्राप्त करता है और उसके जो आदेश हैं वो इस मामले में सर्वोच्च हैं, क्योंकि युद्ध की घोषणा, शांति की स्थापना, करों का आरोपण, किसी प्रकार की सुविधाएं देना, जीवन मरण पर शक्ति का संचालन और जितनी भी चीज़ें हैं राज्य से संबंधित वो सब संप्रभु के नाम से होती हैं। इसलिए संप्रभुता सर्वोच्च है और राज्य के ऊंचे से ऊंचे प्रशासक की अपील सुनने और जब चाहे उससे उसका अधिकार छीनने आदि सभी का सर्वोच्च अधिकार संप्रभु के पास है। इसलिए बोधा संप्रभुता को सर्वोच्च और निरपेक्ष कहता है। दूसरी विशेषता बताते हुए वो कहता है कि संप्रभुता कानून से नियंत्रित नहीं है। संप्रभुता पर कानून का कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संप्रभु स्वयं कानूनों का स्रोत है। राज्य के लिए जो कानून बने हैं संप्रभु ही उन कानूनों का निर्माता है और उन कानूनों का स्रोत है। इसलिए राज्य की सर्वोच्च शक्ति का जो धारक है वह उन कानूनों से बाधित नहीं है जिसे उसने जनता के लिए बनाया है। यानी संप्रभुता कानून से नियंत्रित नहीं होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि संप्रभु स्वयं कानूनों का स्रोत है और राज्य की सर्वोच्च शक्ति का धारक होने के नाते वह उन कानूनों से भी नहीं बंधा हुआ है जिसे उसने जनता के लिए बनाया है। और संप्रभु के आदेश पे नियंत्रण, जो कानून का नियंत्रण है वो गैर कानूनी होगा। और सबसे बड़ी बात कि रूढ़िगत कानून या परंपरागत कानून जो हैं वो भी संप्रभु के आदेश से परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार दूसरी विशेषता कि संप्रभुता कानून से नियंत्रित नहीं है, न तो उस पर किसी प्रकार का कानून का कोई नियंत्रण या बंधन है। यदि संप्रभु के आदेश पे कोई नियंत्रण या कोई प्रश्न उठाया जाए तो वो एक प्रकार से विधिमान्य नहीं होगा, वो गैर कानूनी होगा। तीसरी विशेषता क्या कहता है बोधा संप्रभुता की तीसरी विशेषता बताते हुए कहता है कि यह एक सतत और अस्थायी शक्ति है। यानी कहने का मतलब ये है कि राज्य की शक्ति के ऊपर समय की कोई बाध्यता नहीं है।
समय की कोई बाध्यता नहीं का ये मतलब होता है कि इसका संप्रभुता उस शक्ति से भिन्न है जो किसी को सीमित समय के लिए दी जाती है, लेकिन संप्रभुता जो है वो सतत और अस्थाई होती है, ये कंटिन्यूअस होती है और परमानेंट पावर होती है। राज्य की शक्ति के ऊपर समय की कोई बाध्यता नहीं है, इसका आदान प्रदान भी नहीं किया जा सकता है जैसा कि बोधा कहता है, और संप्रभुता उस शक्ति से भिन्न है जो किसी को सीमित समय के लिए दी जाती है। प्रभुसत्ताधारी जो होता है या संप्रभुताधारी होता है, संप्रभु, वो जीवन पर्यंत निरंकुश शक्तियों का उपभोग करता है, लेकिन अल्पकाल के लिए यदि किसी को कोई सत्ता दी जाती है तो उसे मात्र संरक्षक माना जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि राज्य में किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह को निश्चित काल के लिए संप्रभु शक्ति प्रदान कर दी जाती है तो उसे संप्रभु नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि संप्रभुता एक सतत और अस्थाई शक्ति होती है। अब आइए जानते हैं इन जो संप्रभुता की ये विशेषताएं बताता है, उसके आधार पर हम जान सकते हैं कि संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति होती है, सुप्रीम पावर। यह शाश्वत एवं अस्थाई है। संप्रभु या सत्ताधारी मर सकता है लेकिन संप्रभुता नहीं मर सकती है। इसके अलावा संप्रभु ही कानूनों का स्रोत है, इसलिए ये कानूनों से ऊपर है और कानूनों से परे है। इस पर किसी प्रकार के कोई नियंत्रण और कानूनों का दायित्व नहीं रहता है। और चौथी विशेषता बताते हुए वो कहता है कि राज्य का अनिवार्य तत्व है संप्रभुता, और संप्रभुता के अस्तित्व में राज्य का अस्तित्व नहीं है। संप्रभुता अविभाज्य है, केवल एक शक्ति में निहित होती है। राज्य में दो प्रभुता संपन्न व्यक्तियों का निवास संभव नहीं है। इसके अलावा प्रभुत्व शक्ति जो होती है किसी दूसरी शक्ति द्वारा हस्तांतरित या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है प्रभुसत्ता का। अब आइए देखते हैं प्रभुसत्ता की सीमाएं या मर्यादाएं। तो दोस्तों, संप्रभु नागरिकों और प्रजाजनों दोनों पर शासन करता है और उसकी शक्ति पे किसी भी संवैधानिक संस्था या जनता द्वारा कोई मर्यादा नहीं लगाई जा सकती है, वो कहता है बोधा। लेकिन अपनी संप्रभुता की शक्ति पे कुछ सीमाएं या लिमिटेशंस वो निर्धारित करता है। बोधा के द्वारा संप्रभुता को कानून द्वारा पहले तो ऐसे अबाधित और सर्वोच्च शक्ति कहा गया है। बोधा सबसे पहले कहता है कि संप्रभुता सुप्रीम पावर है, सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट पावर, और उस पे नियमों और कानूनों या विधि का कोई बंधन नहीं होता है। लेकिन वो फिर इसकी कुछ सीमाएं भी निर्धारित कर देता है कि संप्रभु एक और शक्ति की सर्वोच्च है, लेकिन उस पर कुछ सीमाएं हैं, और वो सीमाएं कौन कौन सी हैं आइए उनके बारे में जान लेते हैं। तो बोधा अपने संप्रभु पे कौन कौन सी सीमाएं स्थापित करता है या कौन कौन से नियंत्रण लागू करता है। पहला है कि जब वह संप्रभु को कानूनों से ऊपर बताता है तो उसका अर्थ है कि संप्रभु केवल अपने बनाए गए कानूनों से ऊपर है। देखिए बोधा किस प्रकार से संप्रभु पर कुछ नियंत्रण और सीमाएं स्थापित करता है। पहले तो वो कहता है कि संप्रभु जो है वो सर्वोच्च सत्ता है, संप्रभुता सर्वोच्च सत्ता है, निरपेक्ष सत्ता है, और उस पे कानून का कोई बंधन नहीं है। लेकिन वो बंधन आरोपित करता है। वो कहता है कि संप्रभु कानूनों से ऊपर है, लेकिन केवल अपने ही बनाए गए कानूनों से ऊपर है, अन्य प्रकार के किसी कानून से नहीं। वो कहता है कि सभी शासक दैवी और प्राकृतिक कानूनों से ऊपर नहीं हैं और इनसे बंधे हुए हैं। वह ईश्वर और प्रकृति के नियमों की अवहेलना नहीं कर सकता है। कोई भी संप्रभुताधारी व्यक्ति ईश्वर और प्रकृति के नियमों की अवहेलना नहीं कर सकता है, क्योंकि दैवी और प्राकृतिक कानून का पालन नहीं करने पर राज्य का कल्याण नहीं हो सकता है। जब तक इन कानूनों का पालन नहीं किया जाएगा, राज्य का हित और कल्याण संभव नहीं है। इसलिए वो कहता है कि दैवी और प्राकृतिक कानून का पालन करने से ही राज्य का कल्याण संभव है। इसलिए संप्रभु केवल अपने बनाए गए कानूनों से ऊपर है, अन्य दैवी प्राकृतिक कानूनों से नहीं। दूसरा बंधन वो क्या आरोपित करता है संप्रभु पर? वो कहता है कि संप्रभु राज्य के संवैधानिक कानूनों के विरुद्ध भी नहीं जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो किसी राज्य का होता है तो वो संप्रभु पर एक सीमा लगाता है
कि संप्रभु राज्य के संवैधानिक कानूनों के विरुद्ध भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो राज्य के किसी भाग को किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकता, उत्तराधिकार कानूनों को नहीं बदल सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने इसे नहीं बनाया है। वह उन्हीं कानूनों को बदल सकता है या उन्हीं कानूनों के नियंत्रण के अधीन से मुक्त रह सकता है जिन कानूनों को संप्रभु ने स्वयं बनाया है। इसलिए दूसरी सीमा संप्रभु पर वह राज्य के संवैधानिक कानूनों का लगाता है। उसका कहना है कि इस कानून के अनुसार या संवैधानिक कानूनों के विरुद्ध संप्रभु नहीं जा सकता है। तीसरा बंधन क्या है? तीसरी सीमा है संप्रभु की कि वह बिना किसी व्यक्ति की सहमति के उसके निजी संपत्ति को नहीं छीन सकता है, क्योंकि बोधा ने निजी संपत्ति को पवित्र और अलंघनीय माना है। वो कहता है कि संप्रभु की शक्ति की एक मर्यादा होती है कि वो नागरिकों के निजी संपत्ति के अधिकार से वंचित न करें। निजी संपत्ति परिवार की पवित्र और नैतिक संस्था है और बोधा जो है उसे व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकार के रूप में स्वीकार करता है। इसलिए कहता है कि यदि संप्रभु निजी संपत्ति पर प्रहार करेगा तो यह राज्य के मूल आधार यानी परिवार पे ही आघात होगा। इसलिए संप्रभु को वो व्यक्ति के निजी संपत्ति के अधिकारों से छेड़छाड़ करने से भी वंचित करता है और उस पर यह सीमा लगाता है कि बिना व्यक्ति की सहमति के वह उसके निजी संपत्ति का नुकसान न करे, न तो उसको छीने। एक अन्य सीमा संप्रभु पर वह देश के मौलिक कानूनों या फंडामेंटल लॉज के बारे में भी कहता है कि देश के मौलिक कानूनों का उल्लंघन भी संप्रभु नहीं कर सकता है। मौलिक कानून इसलिए क्योंकि देश या राष्ट्र के मौलिक कानून पर ही संप्रभु भी आधारित होता है, इसलिए वो देश के मौलिक कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि सबसे पहले वो बोधा संप्रभुता की परिभाषा देते हुए कहता है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है यानी सुप्रीम पावर जिस पर विधियों की कोई सीमा नहीं है। लेकिन फिर बाद में वह संप्रभुता पर कुछ सीमाएं आरोपित कर देता है। ऐसी सीमाएं जैसे प्राकृतिक और ईश्वरीय कानून की सीमा, संवैधानिक कानून की सीमा, राष्ट्रों के कानून की सीमा और नागरिकों के निजी संपत्ति के अधिकार से वह संप्रभु को सीमित कर देता है। अब आइए जानते हैं निष्कर्ष रूप में क्या है। तो बोधा की संप्रभुता विषयक धारणा अनेक अस्पष्टता, असंगतता और अंतर्विरोधों से युक्त है। क्यों युक्त है? आपने खुद ही समझ लिया होगा कि बोधा की संप्रभुता की धारणा स्पष्ट क्यों नहीं है। ये अस्पष्ट है और कुछ अंतर्विरोध है इसमें। ऐसा इसलिए है, पहला कारण कि वह एक तरफ संप्रभुता को सर्वोच्च और असीम मानता है, जबकि दूसरी ओर उसे अनेक बंधनों से बांध देता है। दूसरा अंतर्विरोध यह है कि एक ओर वह संप्रभु को कानूनों का स्रोत मानता है, लेकिन दूसरी ओर उसे दैवी, प्राकृतिक, संवैधानिक और राष्ट्र के कानूनों के अधीन भी मानता है। तीसरा अंतर्विरोध या विसंगति क्या है कि संप्रभुता के विचारों में व्यवहारिक विरोधाभास इसके कारण उत्पन्न हो जाता है। तो कुल मिलाकर हम जान सकते हैं कि उसके जो संप्रभुता संबंधी विचार हैं वो अस्पष्ट और असंगत हैं। उनमें कोई निर्धारित क्रम नहीं है, क्योंकि पहले तो वह संप्रभुता को सर्वोच्च मानता है लेकिन उसे कुछ सीमाओं में बांध देता है। दूसरी ओर संप्रभु को कानूनों का स्रोत मानते हुए भी उसे प्राकृतिक, दैवीय और संवैधानिक तथा राष्ट्र के फंडामेंटल लॉ से बाधित कर देता है। तो कुल मिलाके कहा जा सकता है कि संप्रभुता संबंधी जो विचार हैं बोधा के, उसमें व्यवहारिक विरोधाभास और असंगति दिखती है। इसका प्रमुख कारण है कि उसकी तत्कालीन परिस्थितियां जो थीं उसमें वह शांति व्यवस्था के लिए राजतंत्र को आवश्यक मानता था और इसीलिए राजतंत्र के समर्थन में बोधा ने संप्रभुता की धारणा विकसित की है। लेकिन मानवीय नैतिकता के कारण उसने उस पर कुछ सीमाएं लगा दी हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं दोस्तों कि इन अस्पष्टताओं और विसंगतियों के बावजूद बोधा का संप्रभुता संबंधी विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है, बोधा के संप्रभुता संबंधी विचारों के महत्व को, क्योंकि बोधा वह प्रथम विचारक है जिसने संप्रभुता को राज्य का प्रमुख अंग माना था।
बोधा ही वह प्रथम विचारक है जिसने संप्रभुता को राज्य का प्रमुख अंग माना था और उसकी सर्वोच्चता, सार्वभौमिकता और अविभाज्यता आदि पर विस्तार से बताया। बोधा के पहले संप्रभुता की धारणा थी, लेकिन सर्वोच्च शक्ति की धारणा थी, लेकिन उसका स्पष्ट विवेचन सबसे पहले बोधा ने ही किया था। दुर्बल देश में सुदृढ़ शक्ति के लिए उसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो फ्रांस के लिए तत्कालीन समय की आवश्यकता थी। इसी कारण मैक्सी उसके महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि बोधा पहला व्यक्ति था जिसने संप्रभुता की स्पष्ट विवेचना की तथा इसे राजनीति का प्रमुख सिद्धांत बनाया। मैक्सी का कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कोटेशन में लिख सकते हैं कि मैक्सी का कथन इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो कहता है बोधा पहला व्यक्ति था जिसने संप्रभुता की स्पष्ट विवेचना की तथा इसे राजनीति का प्रमुख सिद्धांत बनाया। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा बोधा के संप्रभुता संबंधी सिद्धांत के बारे में, उसकी प्रमुख विशेषताएं, उसकी कमियां तथा बोधा के संप्रभुता सिद्धांत में कौन कौन सी अंतर्विरोध और विसंगतियां हैं उनके बारे में, और अंत में आपने जाना बोधा के संप्रभुता सिद्धांत का महत्व क्या है। आगे आप किस अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।